हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा जहाँ कल केस स्टडी फिनिश की थी, बिल्कुल नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ रहा हूँ। केस स्टडी स्टार्ट हो रही है बेटा, शालिनी आफ्टर एक्वायर अ डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। सबसे पहले पढ़ूंगा रिक्वायरमेंट बेटा। कहता है बेटा ए पार्ट में, कीपिंग द अबव कंसीडरेशन इन माइंड, नेम द सोर्स ऑफ फाइनेंस शालिनी शुड नॉट चूज for financing the modernization and expansion of our food processing business. Give one reason in support of your answer. बेटा भाई भाई लो बेटा, मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ी। रिक्वायरमेंट बोलती है बेटा, कौन सा ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिससे शालिनी को पैसा नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी बेटा, देखते हैं कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा नहीं लेना चाहिए। बेटा बी पार्ट बोलता है, एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर अपार्ट फ्रॉम दोज स्टेटेड इन अबव सिचुएशन विच शालिनी शुड कीप इन माइंड वाइल टेकिंग दिस डिसीजन। कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जो पैराग्राफ में मेंशन नहीं हैं, जो उसको दिमाग में रखने चाहिए बिफोर टेकिंग द डिसीजंस। ठीक है जी, पढ़ते हैं। कहता है बेटा, शालिनी आफ्टर acquiring a degree in hotel management and business administration took over her family food processing company of manufacturing pickles, jams and squishes. The business had been established by her great grandmother and was doing reasonably well. However, the fixed operating cost of the business were high and the cash flow position was weak. यहीं पर सारी काम की बात है बेटा। कहता है बिजनेस में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है और कैश फ्लो पोजीशन बहुत वीक है। बेटा दैट सिंपली मीन्स डेट से पैसा कभी मत ले लेना। अब आपको याद करा देता हूँ ये हेडिंग कहाँ लिखी गई है। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने टोटल 7 हेडिंग पढ़ी हैं, कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट। उसके बाद 2 हेडिंग पढ़ी थी बेटा, कैश फ्लो पोजीशन और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये दोनों हेडिंग है ये बेटा। जब कैपिटल स्ट्रक्चर में ये हेडिंग आती थी ना, तो अलग से आती थी, एक ही हेडिंग में सारी बात थी। कैपिटल स्ट्रक्चर में हेडिंग आती थी कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। वहाँ पर बात आती थी बेटा, अगर मेरे बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन इतनी अच्छी है कि फिक्स्ड खर्चे देने के बाद 2 और फिक्स्ड खर्चे निकाल सकता हूँ तो लूँगा डेट से पैसे, वरना इक्विटी से। यहाँ बेटा अलग अलग बात आती है, फाइनेंसिंग डिसीजन में भी अलग अलग बात आती है। कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है तो डेट से पैसा ले लो, फिर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो डेट से पैसा ले लो। यहाँ पर बेटा देख लो क्या बात है। कहता है कैश फ्लो पोजीशन वीक है, यानी कि बेटा बिजनेस में कैश नहीं होता तो ब्याज कहाँ से दोगे, मत पड़ो चक्करों में। और कह रहा है बेटा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले ही ज़्यादा है, तो बेटा डेट से पैसा लेकर 2 और फिक्स्ड बर्डन मत ले लेना। तो यानी कि बेटा ये डेट से पैसा लेने लायक सिचुएशन नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते चलो। कहता है शी वांटेड टू अंडरटेक मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस टू इंट्रोड्यूस द लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड डाइवर्सिफाई इनटू द मार्केट ऑफ चॉकलेट एंड कैंडीज। शी वाज वेरी एंथुसियास्टिक एंड अप्रोच्ड अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट who told her that approximately 50 lakh were required for undertaking the modernization and expansion program. He also informed her that the stock market was going through a bullish phase. बेटा कहता है उसको ये भी बताया गया कि स्टॉक मार्केट बुलिश फेज से चल रही है। बुलिश समझते हो ना बेटा, बढ़ रही है, ठीक है ना। ये डायलॉग है बेटा, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना। स्कैम 1992 बेटा, हमेशा ध्यान रखना, बुल जब भी मारता है ना बेटा, पहले सर झुकाता है और उठा के फेंकता है। बुलिश मतलब होता है मार्केट ऊपर जा रही है, और बियरिश मतलब मार्केट नीचे जा रही है। और जब भी बियर मारता है ना बेटा, पंजों से मारता है, नीचे की तरफ मारता है। बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जा रही है। और आपको बता देता हूँ बेटा, जब भी शेयर मार्केट ऊपर जाती है, ये बेटा ये वाली बात भी फाइनेंसिंग में लिखी गई है। 7th हेडिंग है आपके नोट्स में, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर कैपिटल मार्केट बुलिश है तो हमेशा पैसा इक्विटी से लेते हैं, यानी कि कभी डेट से नहीं लेते। तो बेटा 3 फैक्टर बताए इसने, यानी कि आप ए पार्ट में लिखोगे डेट से पैसा नहीं लेना। पूछा कहता है ना कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा नहीं लेना, तो डेट से पैसा नहीं लेना। और बी पार्ट कहता है 2 और फैक्टर बता दो जो उसको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे
लेकिन बेटा वो फैक्टर मत बताना जो बेटा लिखे गए हैं पैराग्राफ में। तो बता देता हूँ, पैराग्राफ में 3 फैक्टर लिखे गए हैं, एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन और स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट है। हाँ कुछ भी लिखो, 4 और हैं बेटा आपके पास, 4 में से कोई भी लिख दो। कॉस्ट लिख दो, रिस्क लिख दो, फ्लोटेशन कॉस्ट लिख दो, जो आपका मन करे वो लिख दो। ठीक है ना जी। चलो बढ़ते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट केस राधिका एंड वानी, ये केस पढ़ रहे हैं। फिलहाल दोनों ही मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं, एक तो है, एक पिछले बैच में थी। चलो बेटा लास्ट रिक्वायरमेंट पढ़ो, लास्ट। आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड। बेटा फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करने वाला फैक्टर, मेरी तरफ देखना। अभी तक कितने पढ़ लिए? देखो अपने नोट्स देखो, 7 पढ़ लिए हमने, 6 थे और एक कल लिखवाया था शायद, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। कितने हो गए? 7 हो चुके हैं ना बेटा। देखते हैं इन 7 में से कोई है कि नहीं है। बताऊं कौन कौन से हैं बेटा? नेचर ऑफ बिजनेस पढ़ा है, स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात करिए, चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, और बेटा डाइवर्सिफिकेशन। ये नोट्स में थे, कल पढ़ाया था फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। ठीक है जी। अब देखते हैं बेटा ये उन 7 में से है या नहीं। कहता है बेटा राधिका एंड वानी हु आर यंग फैशन डिजाइनर्स left their job with a famous fashion designer chain to set up a company Fashionate Private Limited। पहली बात बेटा केस स्टडी ने अच्छी बात बताई कि बेटा 2 लड़कियां जॉब करती थी, जॉब छोड़ दी, बहुत अच्छा हुआ, अब होगा काम का ढंग का काम। कहते हैं दे डिसाइडेड टू रन अ बुटीक ड्यूरिंग द डे एंड कोचिंग क्लासेस फॉर द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग इन द इवनिंग। बेटा अपना बुटीक खोलेंगे, दिन में काम वहाँ करेंगे और शाम को बेटा कोचिंग क्लासेस पढ़ाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। कहता है फॉर द कोचिंग सेंटर दे हायर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द नियर बाय बिल्डिंग। देयर मेजर एक्सपेंसेस वाज द मनी स्पेंट ऑन द फोटोकॉपिंग ऑफ नोट्स फॉर देयर स्टूडेंट्स। बेटा मेजर खर्चा उनका क्या है? फोटोकॉपी का, जो नोट्स देने होते हैं बच्चों को। ठीक है जी। कहता है दे थॉट ऑफ बाइंग अ फोटोकॉपियर knowing fully that their scale of operation was not sufficient to make full use of photocopier। बेटा उन्होंने सोचा कि फोटोकॉपियर बाय कर लें, लेकिन उनके दिमाग में आया इतना हमारा इस्तेमाल नहीं है कि फोटोकॉपियर का यूज़ कर पाएँ पूरा का पूरा। ठीक है जी। चलो कहता है इन द बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड प्रवीण एंड रमेश वर कैरिंग ऑन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस इन द नेम ऑफ नियो प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड। बेटा जिस बिल्डिंग में उनका कोचिंग सेंटर है उसी बिल्डिंग में क्या है बेटा, एक बाबू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की दुकान है किसी नाम से, छोड़ दो हमें नाम का क्या करना। कहता है बेटा राधिका अप्रोच प्रवीण विद अ प्रपोजल टू बाय फोटोकॉपियर ज्वाइंटली। बेटा राधिका ने प्रवीण को बोला मिलकर ले लें फोटोकॉपियर, विच could be used by both of them without making separate investment। प्रवीण agreed to this। आपको पूछा जाता है बेटा कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। बेटा आपने नहीं पढ़ा आज तक, आज पढ़ लो, हेडिंग का नाम लिख लेना नोट्स में बेटा अपने, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। और बेटा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इससे मेरा मतलब क्या है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन से। चलो जी सामने देखो, अरे लिख लेना, अभी लिखवाता हूँ, टेंशन मत लो। बेटा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, बेटा क्या समझते हो कोलैबोरेशन से? कोलैबोरेशन का मतलब होता है पार्टनरशिप। बेटा हमेशा ध्यान रखना। अच्छा एक बात सोचो, ये मान लो 15,000 रुपये की फोटो स्टैट मशीन है, आप अकेले खरीदते तो आपकी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी होती? 15,000। और मैं बोलता हूँ बेटा आपने पार्टनरशिप में खरीद लिया, अब फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 7,500। अगर इक्वल पार्टनरशिप है तो मैं बोलता हूँ बेटा मान लो आपने कह दिया मेरी 75 तेरी 25, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। आपने कह दिया मेरी 25 तेरी 75, तो और गिर जाएगी। तो बेटा जैसा जैसा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन होती है वैसे वैसे मेरी बेटा क्या होती रहती है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है। समझ आई बात? ठीक है ना। आप एक बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो बेटा, एक फैक्ट्री प्रेमाइसेस खरीदने की सोच रहे हो,
बेटा 1 करोड़ का है, खरीदोगे, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा। और बेटा आपने क्या करा, एक इंसान ने कहा मुझे भी फैक्ट्री लगानी है, आपने कहा ठीक है तू फर्स्ट फ्लोर पे लगा लियो, मैं ग्राउंड फ्लोर पे लगा लूँगा, फर्स्ट फ्लोर मेरे लिए यूजलेस है, ठीक है ना, मैं 60 पैसे का पार्टनर, तू 40% का पार्टनर, तू 40 पैसे दे, मैं 60 पैसे देता हूँ, रजिस्ट्री कराते हैं, तेरे नाम फर्स्ट फ्लोर, मेरे नाम ग्राउंड फ्लोर। बेटा कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन करने से, पार्टनरशिप करने से मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अनदर फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर है बात, सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। मुझे नहीं लगता अब कोई और हेडिंग में फिक्स कैपिटल में लिखवाने वाला हूँ, 2 नई हेडिंग लिखवा ली, फिक्स कैपिटल में नहीं और कोई आएगी बात। चलो जी बढ़ते हैं आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूँ बेटा, के लिमिटेड या वीवो लिमिटेड। बेटा मेरे पास तो दोनों क्वेश्चन लिखे गए हैं, के लिमिटेड की बात पढ़ रहा हूँ बाबू। रिक्वायरमेंट पढ़ना, कहता है स्टेट वेदर द शेयर होल्डर गेन्ड और लॉस्ट in respect of EPS on diversification, show your calculation clearly। यानी कि कैलकुलेशन भी चाहिए, खाली रटा रटाया आंसर ना लिख देना कि शेयर होल्डर को फायदा हुआ या लॉस। उन्हें पता है बेटा बच्चे बहुत चीटिंग कर लेते हैं, ये तो बातें पूछ ही लेते हैं गेंड हुआ या लॉस, तो वो कह रहे हैं बेटा पहले इस कैलकुलेशन से दिखाओ। और बी पार्ट, ऑल्सो स्टेट एनी 3 फैक्टर दैट फेवर द इशू ऑफ डिवेंचर बाय द कंपनी एज पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना, कहता है ऐसे कौन से 3 फैक्टर हैं जो डिबेंचर का फेवर करते हैं, डिबेंचर का फेवर यानी कि डेट का फेवर। और बेटा चारों बातें बता रखी हैं, 3 तो छोड़ ही दो आप। फ्लोटेशन कॉस्ट कम, टैक्स का एडवांटेज मिलता है, कंट्रोल कभी डाइल्यूट नहीं करता, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज। और आपको बता देता हूं, क्योंकि इसने पूछा ऐसे 3 फायदे डिबेंचर के लिखो एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कोई हेडिंग नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर में। आप 3 लिखना, सुनो, फ्लोटेशन कॉस्ट लिख दा, उसके बाद क्या लिखोगे, टैक्स रेट, कल लिखवाया था बेटा टैक्स रेट, और बेटा कंट्रोल। तो बी पार्ट तो हो गया जी, रहा मुद्दा ए का ही गया। चलो पढ़ते चलो। के लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल, इट हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ 60 लाख इन द प्रीवियस ईयर एंड EPS वाज 0.50। यानी कि बेटा पिछले साल सारा पैसा अपना था, कहता है शेयर कैपिटल के 60 लाख रुपए लगे हुए थे, सारा अपना था बेटा, और EPS आ रखा था बेटा 0.50। ठीक है जी पढ़ते चलो। फॉर डाइवर्सिफिकेशन द कंपनी रिक्वायर एडिशनल कैपिटल ऑफ 40 लाख। अब कंपनी को बेटा 40 लाख की जरूरत और पड़ी। कहता है कंपनी ने फंड इशू करा 10% डिवेंचर से। अब करा अच्छा काम, ठीक है ना, दूसरों का पैसा पता ही है ना आपको कितना अच्छा होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिलता है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी अर्नड 8 लाख ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। कहता है इस साल कंपनी ने 8 लाख रुपए कमाए हैं। कहता है और कंपनी का टैक्स रेट 40% है। बताओ जी फायदा हुआ या नुकसान? मैं तो आंखें बंद करके बता रहा हूं नुकसान। क्यों? इधर देखना, मैंने कहा था जब भी मेरे को ऐसा कुछ न्यूमेरिकल करना पड़े सबसे पहले ROI निकालो। ROI क्या बताता है बेटा? क्या कमाया, कितने पैसे लगाकर। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दो या टोटल फंड यूज लिख दो, ठीक है ना बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन ने वर्ड यूज करा, चाहे आप टोटल फंड यूज लिख दो। आप क्या कमा रहे हो, कितने पैसे लगाकर। कहता है इस साल आपने 8 लाख का प्रॉफिट कमाया और पैसा कितना लगा, 60 लाख तो पहले ही लगा हुआ था बिजनेस में जो इक्विटी का लगा हुआ था। 40 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लगी डिवेंचर की, यानी कि पैसा लग गया बेटा 1 करोड़। 1 करोड़ से 8 लाख कमा रहे हो यानी कि 8%। यहां पर बेटा ROI इज लेस देन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट मेरा 10% है। जितना पैसा मर्जी डाल लो नुकसान ही नुकसान है, जितना मर्जी। और बेटा मैं कैलकुलेशन से भी प्रूव कर देता हूं। बेटा आपने 8 लाख रुपए कमाया, EBIT इज 8 लाख, माइनस करो जी इंटरेस्ट। 40 लाख डिवेंचर से लिया 10%, तो ब्याज जाएगा 4 लाख। 40 लाख का 10% यानी कि 4 लाख। बेटा रिजल्ट जो आया वो है EBT। टैक्स रेट सरकार के हैं बेटा 40%। 40% इसका कैलकुलेट कर दिया मैंने बेटा। ये क्या आया, ये EAT आया, यही EFE भी है।
क्योंकि प्रेफरेंस की कोई बात नहीं। और बेटा इसको मैं डिवाइड करता था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तब जाकर मेरा ईपीएस आता था। इक्विटी शेयर कैसे निकलेंगे बेटा? 60 लाख की इक्विटी कैपिटल है बेटा, एज्यूम कर लो 6 लाख शेयर हैं एट द रेट 10 ईच, यानी कि मैंने फेस वैल्यू एज्यूम कर ली 10 रुपये, जैसे कि अपने एग्जाम्पल में किया करता था। तो बेटा 6 लाख शेयर आ गए, ईपीएस आ गया 40 पैसे, पहले 50 पैसे था। फैल गया रायता, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? और होना ही था बेटा, पता ही था, पहले ही पता था, कैलकुलेशन से ही पता था नुकसान होना। क्लियर है ना जी बात? बढ़ो आगे बेटा, नेक्स्ट केस की बात करते हैं। और ये केस तो चलो अभी आसान है, अभी 2 क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, फिर एक बढ़िया क्वेश्चन आएगा तो मज़ा ही नहीं आता ऐसे आसान आसान क्वेश्चन कराने में। बेटा रिजुल भट्टाचार्य, यही है ना केस? पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विच मेड रिजुल भट्टाचार्य चूज द फर्नीचर बिजनेस ओवर मोबाइल फोन। कहता है ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से रिजुल भट्टाचार्य ने मोबाइल फोन का बिजनेस छोड़कर फर्नीचर को चूज किया। मैं तो कह रहा हूँ केस भी पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, चलो पढ़ो पढ़ो बेटा। कहता है रिजुल भट्टाचार्य आफ्टर लिविंग हिज जॉब, ये अच्छे अच्छे काम क्यों कर रहे हैं, जॉब छोड़ी जा रहे हैं सारे, वांटेड टू स्टार्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद हिज सन। ठीक है जी बेटा, कहता है हिज सन वाज वेरी कीन दैट द कंपनी में स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन विद सम यूनिक फीचर। उसका बेटा सन कह रहा है कि हम मोबाइल फोन बनाएंगे बेटा यूनिक फीचर के साथ। रिजुल भट्टाचार्य फेल्ट दैट मोबाइल फोन आर prone to the quick obsolescence and a heavy fixed capital requirement would be required regularly in this business. Therefore, he convinced his son to start a furniture business. बेटा याद आया होगा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, वहाँ हम बात करते थे कंप्यूटर में बिकम ऑब्सोलीट सूनर देन फर्नीचर। कंप्यूटर बेटा जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है फर्नीचर के कंपैरिजन में, तो हमेशा आपके बिजनेस की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। सर मोबाइल भी तो जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है फर्नीचर के कंपैरिजन में। सर आप कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, एक जैसे फीचर के साथ चिपकाते रहोगे क्या कंज्यूमर को फोन? बिकेगा ही नहीं बेटा, बिकेगा ही नहीं, भूल जाओ बिकेगा कुछ। तो बेटा बार बार आपको भी चेंजेस करने पड़ेंगे, आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। और फर्नीचर बेचना है, क्या दिक्कत है बेटा? आज चेयर खरीद के रख दो, साल बाद भी वही चेयर बिकेगी। क्लियर है ना जी बात? बढ़े आगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड है, सीधा सीधा बढ़ते चलो, 3 लाइन है। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 50 CR। अंकित द फाइनेंस मैनेजर ऑफ टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड wants to decide how to appropriate this profit। कंपनी ने बेटा 50 करोड़ कमाए और बेटा उनका फाइनेंस मैनेजर सोच रहा है कैसे एप्रोप्रिएट करूं प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कैसे बांटूं, एप्रोप्रिएशन मतलब बांटना। कहता है डिस्कस एनी 5 फैक्टर विच विल हेल्प इन टेकिंग दिस डिसीजन। बेटा प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने वाला डिसीजन कौन सा होता है? डिविडेंड डिसीजन। हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड हाउ मच शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर एज डिविडेंड। याद है बात? तो बेटा फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन 5 फैक्टर, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देना, चिपका देना। अब आई केस स्टडी बढ़िया, और मैं तो कह रहा हूँ बेटा मजे ना आ जाए तो कह देना बेटा ये केस पढ़कर, और बुक का आंसर गलत है ये पहले फॉर श्योर बोल दूँ मैं बुक के आंसर में 3 गलतियाँ तो आराम से निकाल दूंगा, ठीक है ना? तो बुक भूल जाना बेटा, यहाँ पर बेटा दिमाग चलाना। पहले पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। The above decision about a company leads to the various factors which decide how much of the profit should be retained and how much should be distributed by the company। यानी कि बेटा डिविडेंड डिसीजन की बात चल रही है, ठीक है ना? रिक्वायरमेंट ही ऐसी बोल रही है कि कितना रिटेन करे कितना बांटे, डिविडेंड डिसीजन। कहता है कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव डिस्कशन, लाइन कोट करके बता दो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 सच फैक्टर। बेटा ये कहता है लाइन कोट करके बता दो ऐसे कोई 4 फैक्टर। मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं आइडेंटिफाई भी 5 करूँगा और बुक वाले भी गलत हैं, एक आधी कोई ठीक है। ठीक है जी, बहुत आराम से पढ़ेंगे और बेटा पहली ट्राई आपकी है, ठीक है? पहले आप रीड कर दो और मुझे बता दो आपको समझ आया क्या।
चलो जी प्यारे बच्चों, बेटा केस पढ़ रहे हैं, डिविडेंड डिसीजन है ये पता है, कहता है 4 फैक्टर आइडेंटिफाई करो, करते हैं जी 5 करेंगे और आराम से पढ़ना बेटा, इनका आंसर गलत है, ठीक है, बिल्कुल आराम से। कहता है अभिषेक लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कॉटन क्लोथ्स, इस लाइन में कुछ नहीं है बेटा। अब यहाँ से बेटा कहानी स्टार्ट होती है, इट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट फॉर मेनी ईयर्स। कह रहा कई साल से अच्छा प्रॉफिट कमाए जा रहे हो, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग आर इन अ बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर बेटर डिविडेंड। याद है आपको बेटा, मैं बात बोलता हूँ, मैंने एग्जांपल दिया था 10 लाख 11 लाख 12 लाख, 10 लाख 20 लाख 12 लाख, 10 लाख 20 लाख 12 लाख वाली कंपनी सक्सेस नहीं है बेटा, 10 11 12 वाली सक्सेस है हमेशा डिविडेंड बांटने के लिए। याद आई बात बेटा। अगली लाइन कहता है दिस ईयर टू इट हैज़ बीन एबल टू जनरेट एनफ प्रॉफिट, कहता है इस साल भी कंपनी ने बढ़िया प्रॉफिट कमाया, ठीक है जी बेटा। बाबू नेक्स्ट लाइन, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ कैश इन द कंपनी, कैश फ्लो पोजीशन, कहता बिजनेस में बहुत कैश पड़ा हुआ है बेटा। नोट्स में चौथे नंबर पर हेडिंग होगी ये कैश फ्लो पोजीशन, ठीक है जी बेटा। कंपनी के पास, जिसके पास कैश ही कैश है वो तो डिविडेंड बांट ही देगी आराम से। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन वीक होती डिविडेंड बांट पाते क्या? कभी भी नहीं बांट सकते, 7 जन्म ले लो। आगे बढ़ो जी, कहता है बेटा एंड ग्रोथ गुड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर, कंपनी को बेटा ग्रोथ के बहुत अच्छे अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बेटा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना बेटा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अफेक्ट करती है कि नहीं करती बेटा? आप सोचो, जिस कंपनी में ग्रोथ दिखाई देती है वो कभी डिविडेंड नहीं बांटती, क्यों बेटा? अभी ग्रोथ दिखाई दे रही है बेटा, तो कहीं ना कहीं आपको फिक्स एसेट्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बेटा वर्किंग कैपिटल में भी। जब आपकी कंपनी में ग्रोथ है बेटा, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी आपको, रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, तो आप कभी डिविडेंड बांटते नहीं हो। ग्रोथ कंपनियां कभी डिविडेंड नहीं बांटती बेटा। आगे बढ़ते चलो, कहता है इट इज़ अ वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीव इन क्वालिटी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड गुड रेम्यूनरेशन प्रैक्टिसेस। इस लाइन में कुछ नहीं है बेटा। बाबू अभी तक हमने कितने आइडेंटिफाई करे? 3। आगे बढ़ो जी, कहता है इट हैज़ मैनी शेयर होल्डर हु प्रेफर टू रिसीव रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। कहता है बेटा कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनको रेगुलर इनकम चाहिए। कल बेटा केस स्टडी की शुरुआत इसी बेटा फैक्टर से हुई थी। शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस लिखवाया हुआ है आपके नोट्स में बेटा। हमेशा शेयर होल्डर की प्रेफरेंस को दिमाग में रखते हो आप। अगर बेटा आपके मेजॉरिटी शेयर होल्डर चाहते हैं कि आप रेगुलरली डिविडेंड बांटो, चाहे स्मॉल हो, तो बेटा रेगुलरली बांटो। और मेजॉरिटी शेयर होल्डर चाहते हैं तभी बांटना जब बेटा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, तो बेटा आप तभी बांटना। क्लियर? 4 फैक्टर। 5वां भी है नेक्स्ट पैराग्राफ, ये लिखवाया नहीं हुआ है बेटा, अब लिखेंगे पहली बार। कहता है इट हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 50 लाख फ्रॉम ICICI बैंक and is bound by certain restriction on the payment of dividend according to the terms of the loan agreement। बेटा नोट्स में हेडिंग लिख लो कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, फिर समझाता हूँ इसका मतलब क्या है बेटा। हेडिंग है, मैं बता रहा हूँ फिर समझाता भी हूँ। हेडिंग है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। लो जी, वैसे बता देता हूँ 11th क्लास में डिस्कस किया हुआ है, जिन्होंने 11th पढ़ी है उसको बहुत अच्छे से याद होगा बेटा। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपसे बात की हुई है। जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बेटा लोन लेते हो ना, 2 नुकसान होते हैं। एक तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना आपकी टीम में भेजते हैं, याद होगा, और दूसरा बेटा डिविडेंड पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि डिविडेंड नहीं बांट सकते। अब समझा देता हूँ, सुन लो एक बार सारे बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ बेटा 11th में ये बात। बेटा आपकी कोई कंपनी है, किसी का भी नाम ले लो, XYZ लिमिटेड, तगड़े लेवल की कंपनी सोचना जिसका बिजनेस चल रहा हो बेटा नेशन वाइड। बेटा आपने लोन के लिए अप्लाई करा बेटा, जिसकी अमाउंट है 10,000 करोड़। आपकी कंपनी की वर्थ है 2 लाख करोड़ और आप 10,000 करोड़ के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। सर मैं बोलता हूँ किसी बैंक, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको 10,000 करोड़ का लोन कर दिया। आपने इस साल प्रॉफिट कमाया, कुछ भी समझ लो, लेट सपोज आपकी ब्याजी 1,000 करोड़ है बेटा, 10% ब्याज है हर साल, ठीक है।
आपने इस साल प्रॉफिट कमाया बेटा 3,000 करोड़, लेट सपोज 2 लाख करोड़ बिजनेस में लगे, मैं इतना तो कमाओगे ही भाई, 1-1.5% ही तो बोल रहा हूँ। आपने 3,000 करोड़ कमाया, चाहे आपने सबसे पहले इंटरेस्ट देना है, आपने दे भी दिया 1,000 करोड़ का, लेकिन बेटा बैंक वाले क्या करते हैं, जब आप इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन लेते हो तो बेटा लोन एग्रीमेंट में आपसे एक शर्त पे साइन कराते हैं कि आप हमारे से बिना पूछे डिविडेंड नहीं बांट सकते। इतना ह्यूज अमाउंट का लोन ले रहे हो, कोई 100-200 करोड़ का लोन थोड़ी है, 10,000 करोड़ का लोन है, ठीक है ना। बेटा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो डिविडेंड क्यों नहीं बांटने दे रहे उनसे बिना पूछे? कहीं बेटा क्या हो, आप तो जिस साल प्रॉफिट कमाओ उस साल तो बांटते रहो, और बेटा अगले साल जब कुछ ना हो तो बेटा बैंक का पैसा नहीं आ रहा, बैंक परेशान हो रहा है, इतनी मोटी ब्याज है, कोई छोटी मोटी ब्याज थोड़ी है। इस साल तो बांट दिया आपने, अगले साल बेटा लॉस हो गया 500 करोड़ का, कहाँ से आएंगे? ना तो 500 करोड़ को अप करने के लिए आपके पास है, ना 1,000 करोड़ बेटा ब्याज देने के लिए, कहाँ से लाओगे? आप किस्त ही नहीं दोगे इस साल, बैंक दुखी हो जाएगा, 1,000 करोड़ ऊपर से प्रेशर आ जाएगा, सारे सस्पेंड हो जाएंगे बेटा A to Z। तो बेटा बैंक आपसे क्या करता है, पहले ही साइन कराता है, जब इतना ह्यूज अमाउंट का लोन लेता है बेटा साइन कराता है, डिविडेंड बिना पूछे नहीं बांट सकते आप। समझ आई बात? इसे हम बोलते हैं, देखो क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्स्ट्रेंट लगाना, कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्स्ट्रेंट लगाना, नाम में ही सब कुछ है। अब बेटा अगर आप ये लाइन पढ़ोगे, कहता है आईसीआईसीआई बैंक से आपने 50 लाख का लोन लिया, और बेटा आईसीआईसीआई बैंक ने सर्टेन रेस्ट्रिक्शन प्लेस कर दी बेटा ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। समझ आई बात? ओके, डिविडेंड डिसीजन। बढ़ जाएं आगे, मैंने पहले ही कहा था ये केस बहुत अच्छा है। लो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, अब 4 केस स्टडी, 4 से 5 केस स्टडी बड़ी रफ्तार पे खत्म होंगे, स्पीडी, ठीक है जी बेटा। चलो पढ़ते हैं बेटा, 3 लाइन का केस है, डायरेक्ट पढ़ते चलो। अमित इज रनिंग अ एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड अर्निंग अ लॉट बाय प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू बिग इंडस्ट्रियल स्टेट। बिग इंडस्ट्रीज के बाद फुल स्टॉप होना चाहिए। बेटा अमित कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता है और कहता है बहुत कमाता है क्योंकि बिग इंडस्ट्रीज को सर्विसेज देते हो आप। कहता है स्टेट वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म विल बी लेस और मोर, गिविंग रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। प्यारे बच्चों सामने देखना, जब भी कोई ऐसा केस हो ना जिसमें नेचर ऑफ बिजनेस आपको बता दे कि वो क्या करता है, और आपसे पूछे वर्किंग कैपिटल कम या ज़्यादा, फिक्स कैपिटल कम या ज़्यादा, सबसे पहले क्या डिसाइड करना, मेरी तरफ देखो यार, बुक नहीं बता सकती। सबसे पहले ये डिसाइड करना आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप ट्रेडिंग में हो और आप सर्विस में हो, और आपको पता है इन तीनों से डिसाइड होने से आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग में हो तो बहुत फिक्स कैपिटल, बहुत वर्किंग कैपिटल, ट्रेडिंग में हो तो फिक्स भी कम, वर्किंग भी कम, और सर्विस में हो तो इससे भी कम। याद है ना? अब आप एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन करते हो, कहता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बेटा एडवर्टाइजिंग एजेंसी मतलब सर्विस सेक्टर, और अगर आप सर्विस में हो तो वर्किंग कैपिटल आपकी बहुत कम होगी। क्यों बेटा? क्योंकि गुड्स ही नहीं खरीदने बेटा, फंड ब्लॉक ही नहीं होते। सर मैं सर्विस में हूँ, मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ है? रेंट और बिजली के बिल को छोड़ के बेटा मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। मुझे कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है बेटा? समझ आएगी बात? नहीं, ठीक है ना। हमेशा नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड करना जब भी ऐसा क्वेश्चन है, और अगले 5 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तभी बोल रहा था। पढ़ते चलो जी। कहता है बेटा योगेश अ बिजनेस एंगेज्ड इन द परचेज एंड सेल ऑफ आइसक्रीम। परचेज एंड सेल ऑफ आइसक्रीम, ट्रेडिंग। कहता है आइसक्रीम खरीदते हो और बेचते हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते बेटा, ट्रेडिंग में हो। पढ़ते चलो। कहता है आइडेंटिफाइज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय गिविंग रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। बेटा बता दो रीजन, क्योंकि आप ट्रेडिंग कंसर्न हो इसलिए आपकी बेटा फिक्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है जी। क्यों बेटा? ट्रेडिंग कंसर्न के पास जो स्टॉक होता है वो एक ही तरीके का होता है, उसे आप रॉ मटेरियल बोल लो, उसे आप फिनिश गुड्स बोल लो, ठीक है ना बेटा। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न 3 तरीके के स्टॉक में पैसा ब्लॉक करती है बेटा, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। याद आई ना बात? पढ़ते चलो जी। कहता है नाउ ही इज कीन टू स्टार्ट हिज ओन आइसक्रीम फैक्ट्री। अब कंपनी अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है, यानी कि हम मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं। कहता है बेटा एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर दैट विल अफेक्ट द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट।
तो लिख देना बेटा कौन से 2 फैक्टर फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करेंगे। हमने तो अब 8 पढ़ रखे हैं, जो आपको ठीक लगे। ठीक है ना जी, बढ़े आगे बेटा। नेक्स्ट केस पढ़ते हैं और बेटा आपने ही बतानी है इसमें कुछ चीज़ें। कहता है बेटा अमर इज डूइंग हिज ट्रांसपोर्ट बिजनेस इन दिल्ली। मेरी तरफ देखना, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है बेटा। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस? सर्विस कंसर्न है बेटा, ठीक है ना। चलो, कहता है बेटा हिज बसेस आर जनरली यूज फॉर द टूरिस्ट गोइंग टू जयपुर एंड आगरा। बेटा कुल मिला के पागल खाने भेजने का काम है कंपनी का। चलो जी, कहता है आइडेंटिफाई द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द अमर। बेटा वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, कम या ज़्यादा? कम। क्यों? क्योंकि बेटा सर्विस कंसर्न है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम, स्टॉक में पैसा थोड़ी लगा है। आगे बढ़ना बेटा, कहता है गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। दे दिया जी हमने रीजन। फर्दर यहाँ से बेटा काम की बात स्टार्ट होती है। बुक को थोड़ा सा ना थोड़ी देर के लिए इग्नोर सा मार रहा, गलत गलत बातें लिखते हैं आंसर में, फिर बच्चे परेशान होते हैं। कहता है फर्दर अमर वांट टू एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाइज ट्रांसपोर्ट बिजनेस। कोई ऐसे 2 फैक्टर लिख दो जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करेंगे। देखो बेटा, ऑल्दो इसने बोला एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर, जो 2 आपका मन करे, लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, क्लियर कट हिंट है 2 फैक्टर का। जब उसने बोला ना फर्दर अमर वांट टू एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई हिज ट्रांसपोर्ट बिजनेस, एक तो हेडिंग डाइवर्सिफिकेशन लिखना, और जब उसने बोला वांट्स टू एक्सपेंड, ये ग्रोथ नहीं होता बेटा, वांट्स टू एक्सपेंड मतलब स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये 2 हेडिंग लिखनी चाहिए, एक स्केल ऑफ ऑपरेशन बताओ, एक डाइवर्सिफिकेशन बताओ, कि जब भी आप अपना स्केल बढ़ाते हो हमेशा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जब भी डाइवर्सिफाई करते हो तब भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है। क्लियर है ना जी बात। नेक्स्ट केस पढ़ें, चलो पढ़ो। लो जी मेरी बात आ गई। मनीष इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। बस यही रह गया बेटा। बाबू सीए भी सही मायने में बैलेंस शीट सिलता ही है, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। लो, कहता है जनरली ही यूज्ड टू सेल हिज गारमेंट्स इन दिल्ली। बेकार से बाबू। कहता है आइडेंटिफाई द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ मनीष गिविंग रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बेटा मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा? ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। आगे बढ़ते चलना। फर्दर मनीष वांट टू एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई हिज गारमेंट बिजनेस। अब बेटा सारी बात क्लियर है, 2 फैक्टर लिखने, यानी कि पुराना क्वेश्चन हो गया ये। एक्सपेंड करने पर स्केल ऑफ ऑपरेशन, डाइवर्सिफाई करने पर डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट हरीश वाला केस है, खुद पढ़ रहे हो बेटा, मैं नहीं पढ़ा रहा, जल्दी से करना। चलो बच्चों नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ते हैं, और ये केस स्टडी भी बहुत अच्छी है। जिसने बैच में ढंग से सुना होगा बेटा एक बार में क्लिक करेगी, बिल्कुल एक बार में। पढ़ते चलो। पहले रिक्वायरमेंट एडिशनल का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, केस यहीं से स्टार्ट हो रहा है क्या? आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिप्लोमा कोर्स इन वेडिंग प्लानिंग। ठीक है बेटा, रिक्वायरमेंट पढ़ो जी। तेरी शादी कराते हैं, इसने बेटा वेडिंग प्लानिंग पे कुछ कोर्स किया है, अभी पढ़ ले तू केस। कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल कंसेप्ट बीइंग डिस्कस्ड अबव which has a direct bearing on the financial health of the company। कहता है ऐसा कौन सा बेटा फाइनेंशियल कंसेप्ट है जो कंपनी के बेटा फाइनेंशियल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। पढ़ेंगे बेटा तब समझ में आएगा। वैसे तो सारे ही करते हैं बेटा फाइनेंशियल हेल्थ को इम्पैक्ट। क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं करता? क्या डिविडेंड डिसीजन नहीं करता? क्या फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं करता? हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं सब करते हैं भाई। पढ़ते चलो। बी पार्ट कहता है नेम एनी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। इसका बेटा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा केस के साथ। कैसा है, ऐसी कौन सी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बेटा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बताती हैं? बेटा ये सिंपल केस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और आपको बता देता हूँ, इन गधों को थोड़ी पता है बेटा, बिजनेस स्टडीज़ वालों को कभी ये नहीं पता होता अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। वहाँ तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? पूरा ट्रेडिंग P&L, पूरी बैलेंस शीट को मिलाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। कहता है ऐसी कौन सी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? सर 2 तो होती नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक ही होती है, ठीक है ना, सही मायने में तो, ठीक है ना। लेकिन इसने अब चलो कह दिया, इसके कंसेप्ट थोड़े से वीक हैं बेटा, इसकी गलती नहीं है, ठीक है ना। कहता है
कौन से ऐसे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा जो फाइनेंशियल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करते हैं? तो ये सिंपल आंसर है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट लिख देना। और बेटा सी पार्ट में पूछता है ब्रीफली आउटलाइन द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंसेप्ट एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। अब आपको एक बात बताता हूँ, थोड़े से समझदार हो ना तो केस पढ़ोगे नहीं आप। उसने पूछा ए पार्ट में जो कंसेप्ट आया उसका की ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आपको एक बात बता देता हूँ, जितने मर्जी धक्के खा लो, पूरी बुक घुमा लो, पढ़ के पूरी बुक घुमा लो, फाइनेंशियल फैक्टर मुझे लिखना है, फाइनेंशियल। यानी कि बेटा बात तो सिर्फ इसी चैप्टर की चल रही होगी और किसी चैप्टर की बात ही नहीं चल रही होगी। मुझे एक ऐसा फाइनेंशियल कंसेप्ट बताना है जो फाइनेंशियल हेल्थ पर इंपैक्ट डालता है। सर आप सोचो किसी और चैप्टर के बारे में आप सोच रहे होंगे जब ये बेटा केस आया होगा, फाइनेंशियल फैक्टर, और उसका भी मेन ऑब्जेक्टिव सर दूर तक घुमा लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आपके कोर्स में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो बेटा मेरे हिसाब से तो केस पूरा हो गया, यानी कि ए पार्ट का आंसर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सी पार्ट का आंसर शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, यानी कि मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। लेकिन फिर भी मैं केस पढ़ाऊंगा आपकी तसल्ली के लिए। और बेटा जिन्होंने बैच में मेरे से वर्डिंग ढंग से सुन रखी है ना, उनको अच्छे से याद आएगा बेटा ये केस। अच्छी जगह से पैसा लेना है और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड ऑप्टिमल यूसेज। और ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट के लिए आप क्या करते हो? डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज आर आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, रिस्क एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट। और बेटा ऑप्टिमल यूसेज क्या होता है? हर वो जगह ऑप्टिमल है बेटा वेयर रिटर्न्स एक्सीड्स द कॉस्ट। ठीक है ना? केस पढ़ते हैं जी। और बेटा बहुत बड़ा केस है, आराम से पढ़ना जरा। कहाँ हिंट मिलता है बताना। कहता है आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिप्लोमा कोर्स इन वेडिंग प्लानिंग, सुनिधि प्लान टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस अंडर द नेम हार्ट बीट। तेरा ही आइडिया होगा ये नाम देने का। चलो जी, कहता है शी प्लान्स टू हायर अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स to give her client a unique and unforgettable wedding experience, keeping in mind their preferences and budget. ठीक है जी। Since childhood, she has been admiring her grandfather's financial skill, so she decided to visit him in Mewat to seek his guidance and blessing. तो बेटा वो बोल रही है कि वो अपने ग्रैंडफादर के फाइनेंशियल स्किल से बहुत सेटिस्फाई रहती है, तो बेटा उसके पास गई है उसकी गाइडेंस लें। कहता है बेटा हर ग्रैंडफादर टेल हर दैट द सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन द एसेट्स एंड ऑपरेशन एंड हाउ टाइमली एंड चीपली द फाइनेंस आर अरेंज फ्रॉम आउटसाइड और विद इन द बिजनेस। बेटा उसके ग्रैंडफादर ने बताया कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस दो बातों पे डिपेंड करती है कि कितना टाइमली आपको पैसा मिल जाता है, जब जरूरत हो क्या तभी पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, एक तो ये बात। और दूसरी बात कितना चीपली आप खरीदते हो बेटा, मतलब कितनी कम कॉस्ट पे बेटा आप लेकर आते हो फाइनेंस बिजनेस में, चाहे वो विद इन द बिजनेस मिले। विद इन द बिजनेस दो तरीके से मिलता है, इक्विटी या रिटेन अर्निंग, यही तो ओनर फंड होते हैं बेटा। और चाहे बाहर से लेकर आओ पर सस्ता लेकर आओ। उसके ग्रैंडफादर ने तो ये सिंपल बात बताई, पढ़ते चलना जी। कहता है ही वॉन्ट्स हर दैट he should always invest time in identifying different available source of finance and comparing them in terms of cost and the associated risk. Optimal procurement वाली बात आ गई, पढ़ना लास्ट लाइन। Similarly, finance need to be invested in a manner that return from the investment exceeds the cost at which procurement has taken place. सर ऑप्टिमल यूसेज वाली बात भी आ गई। आपने बैच में सुना है और केस ना आइडेंटिफाई हो, सर मैं तो नहीं मान सकता। क्लियर है ना जी बात? बाबू आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाय बाय।